वो है भारत के संविधान के भाग 13 के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। खासकर हम आर्टिकल 301 से 307 पर ध्यान देंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल 31 से। ये कहता है कि पूरे भारत देश में हर जगह व्यापार, वाणिज्य और समागम मतलब आना जाना आबाद होगा, फ्री होगा। ये तो सुनने में बहुत बड़ा वादा लगता है, एकदम खुली छूट। हाँ, ये इस पूरे भाग की आप कह सकती हैं नींव है, इसका दिल है। इसका सीधा सा लक्ष्य था भारत को एक सिंगल जुड़ी हुई आर्थिक इकाई बनाना। एक सिंगल मार्केट जैसा। हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक बड़ा सा बाजार जहां एक कोने से दूसरे कोने तक सामान आसानी से आ जा सके, बिना किसी राज्य की सरहद पर रुकावट के। संविधान बनाने वालों का ये एक बड़ा सपना था कि राज्यों के बीच की ये जो व्यापारिक दीवारें हैं वो गिर जाएं। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा मगर बहुत जरूरी पेंच है। आर्टिकल खुद कहता है कि ये आजादी इस भाग के दूसरे नियमों के अधीन है। अच्छा, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से कहानी में परतें जुड़नी शुरू होती हैं। ये बताता है कि आजादी तो है, पर ये बेलगाम नहीं है। अच्छा, तो मतलब पहली शर्त या पहली रोक की गुंजाइश आती है आर्टिकल 302 से। जी, ये संसद को शक्ति देता है। हाँ, संसद को। कि वो कानून बनाकर व्यापार की इस आज़ादी पर लोकहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ निर्बंधन मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जी, अब ये लोकहित क्या चीज़ है? ये तो बहुत बड़ा शब्द लगता है। इसमें तो कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत व्यापक शब्द है, बहुत फैला हुआ। इसके दायरे में देखिए, देश की सुरक्षा हो सकती है, लोगों की सेहत, समाज के नैतिक मूल्य, पर्यावरण की रक्षा या फिर देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, ऐसी कई चीजें लोकहित में आ सकती हैं। कोई उदाहरण जैसे? हाँ, जैसे मान लीजिए अगर किसी चीज के व्यापार से लोगों की सेहत को बड़ा खतरा हो, जैसे कोई जहरीला केमिकल या फिर कोई ऐसा व्यापार जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, तो संसद बेशक उस पर रोक लगा सकती है और वो लोकहित में ही माना जाएगा। अच्छा, और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये ताकत सिर्फ और सिर्फ संसद को दी गई है, राज्यों की विधानसभाओं को नहीं, इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, केवल संसद। हाँ, और इसका इस्तेमाल पूरे देश के लिए या देश की किसी खास हिस्से के लिए किया जा सकता है अगर संसद को लगता है कि ऐसा करना जनता के भले के लिए जरूरी है। मतलब एक राष्ट्रीय नजरिए से सोच समझकर ही ऐसी रोक लगाई जा सकती है। ये तो एक तरह का सेफ्टी वॉल्व हो गया राष्ट्रीय स्तर पर कि अगर जरूरत पड़े तो संसद दखल दे सकती है। बिल्कुल। अब अगला है आर्टिकल 303। ये कहता है कि संसद या कोई राज्य सरकार कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो व्यापार के मामले में एक राज्य को दूसरे पर तरजीह दे, मतलब प्रेफरेंस दे, या उनके बीच कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन करे। ये तो बराबरी वाली बात हुई। एकदम सही। ये आर्टिकल 301 वाले सिद्धांत को और मजबूत करता है, उसे और पक्का करता है। कैसे? इसका मकसद है कि सभी राज्य एक ही पायदान पर रहें। कोई राज्य अपने कानून से दूसरे राज्य के व्यापार को नुकसान ना पहुंचाए या खुद को गलत फायदा ना दे। कोशिश यह है कि पूरे देश में व्यापार के लिए एक जैसा निष्पक्ष माहौल बने। लेकिन आपने कहा था कि हर नियम में कुछ पेंच होते हैं। हाँ, इसमें भी है। क्या बात है ना, हर नियम का एक अपवाद जरूर होता है संविधान में। तो क्या है यहाँ? आर्टिकल 303 का दूसरा हिस्सा है खंड 2। वो कहता है कि अगर देश के किसी हिस्से में किसी जरूरी सामान की बहुत ज्यादा कमी हो जाए, स्केर्सिटी ऑफ गुड्स, जैसे अनाज की कमी या पेट्रोल की, हाँ कुछ भी जरूरी सामान, तो उस मुश्किल हालात से निपटने के लिए संसद, ध्यान दीजिए फिर से, संसद ऐसा कानून बना सकती है जो शायद कुछ भेदभाव या किसी एक इलाके को तरजीह देता हुआ लगे। अच्छा, भेदभाव वाला कानून। हाँ, लेकिन केवल उस स्थिति से निपटने के लिए। और ऐसा कानून बनाने के लिए संसद को उसमें ये बात साफ तौर पर लिखनी होगी कि ये कानून माल की कमी के कारण बनाया जा रहा है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं आपातकालीन दरवाजा है जो बहुत खास परिस्थितियों में ही खोला जाता है, रोजमर्रा के लिए नहीं। लेकिन ये कमी कौन तय करेगा? क्या इसमें कभी विवाद की गुंजाइश नहीं रहती होगी कि कमी वाकई है या नहीं? सवाल तो वाजिब है। व्यावहारिक रूप से ये तय करना सरकार और संसद का काम है, आंकड़ों और जमीनी हकीकत के आधार पर। अच्छा। और हाँ, किसी भी सरकारी फैसले की तरह इस पर भी बहस या कानूनी चुनौती की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, पर संविधान का इरादा साफ है। ये एक असाधारण शक्ति है सिर्फ वास्तविक कमी और संकट की स्थिति के लिए। चलिए अब राज्यों की शक्तियों पर आते हैं। आर्टिकल 304 ये राज्यों को दो तरह की रोक लगाने की इजाजत देता है, भले ही आर्टिकल 301 या 303 कुछ और कहते हों।
जी। पहला है क्लॉज क। ये राज्यों को दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले माल पर टैक्स लगाने की इजाजत देता है। इसका मतलब क्या राज्य बाहर से आने वाले सामान को महंगा कर सकते हैं? हाँ, राज्य टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी शर्त है, बहुत जरूरी शर्त है। क्या शर्त है? वो बाहर से आए माल पर तभी टैक्स लगा सकते हैं जब ठीक वैसा ही टैक्स उस राज्य में बनने या पैदा होने वाले माल पर भी लग रहा हो। ओह अच्छा। हाँ, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड। बिल्कुल। मकसद ये है कि राज्य बाहर के माल पर जानबूझकर ज्यादा टैक्स लगाकर अपने यहाँ के बने सामान को गलत तरीके से फायदा ना पहुंचाएं। उदाहरण? जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब से आए गेहूं पर हरियाणा सरकार 10% टैक्स लगा दे और हरियाणा में उगे गेहूं पर कोई टैक्स ना हो। अगर लगाना है तो दोनों पर बराबर लगाओ। ये बराबरी के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए है। टैक्स कमाने का हक है, पर भेदभाव करने का नहीं। समझ गया। मतलब टैक्स लगाओ पर सबके लिए बराबर। और दूसरा है क्लॉज ख। ये कहता है कि राज्य अपने राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ होने वाले व्यापार, लेन देन वगैरह की आज़ादी पर लोकहित में युक्ति युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। हाँ, ये कुछ आर्टिकल 302 जैसा लग रहा है, जो संसद को ताकत देता है, पर ये राज्य के स्तर पर है। हाँ, ये राज्य सरकार को स्थानीय जरूरतों और हालात के हिसाब से नियम बनाने की छूट देता है। जैसे शायद किसी शहर में ट्रैफिक कम करने के लिए कुछ नियम बनाना। लेकिन आपने कहा कि इसमें एक बड़ा पेच है। हाँ, यहीं पर वो सबसे महत्वपूर्ण पेच है जो इसे आर्टिकल 302 से अलग करता है और बहुत खास बनाता है। क्या है वो? राज्य अगर ऐसी कोई वाजिब रोक लगाना चाहता है तो उसका बिल विधानसभा में लाने से पहले उन्हें राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी लेनी होगी, प्रायर सैंक्शन। राष्ट्रपति की मंजूरी? ये क्यों जरूरी है? क्या ये राज्यों की ताकत को कम नहीं करता? देखिए, ये एक तरह का चेक और बैलेंस है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये केंद्र सरकार को एक निगरानी की ताकत देता है। अच्छा। इसका मकसद ये पक्का करना है कि राज्य लोकहित या वाजिब रोक की आड़ में मनमाने ढंग से व्यापार में रुकावटें न खड़ी कर दें। या सिर्फ अपने राज्य के उत्पादकों को फायदा पहुंचाने के लिए? बिल्कुल। ये राष्ट्रीय एकता और पूरे देश के एक साझा बाजार होने के विचार को बचाता है। सोचिए, अगर हर राज्य अपनी मर्जी से दूसरे राज्यों का माल रोकना शुरू कर दे तो देश एक कैसे रहेगा? बात तो सही है। तो ये राष्ट्रपति की मंजूरी वाला नियम एक तरह से ब्रेक का काम करता है, ताकि राज्य जरूरत से ज्यादा आक्रामक नीतियां ना अपनाएं। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के नाजुक संतुलन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये युक्ति युक्त या रीजनेबल का क्या मतलब है? कौन तय करेगा कि रोक वाजिब है या नहीं? युक्ति युक्त का मतलब है कि रोक मनमानी नहीं होनी चाहिए, उसका कोई तर्क संगत आधार होना चाहिए और वो जरूरत से ज्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर किसी शहर में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है तो वहां कुछ समय के लिए भारी ट्रकों के आने जाने पर रोक लगाना शायद युक्त माना जा सकता है। लेकिन बिना किसी ठोस वजह के या सिर्फ किसी खास व्यापारी को तंग करने के लिए व्यापार रोकना अयुक्त या अनरीजनेबल होगा। और ये तय कौन करेगा? अंततः कोई रोक वाजिब है या नहीं, इसका फैसला अक्सर अदालतें करती हैं जब कोई मामला उनके सामने आता है। वो देखती हैं कि क्या रोक का मकसद सही है, क्या रोक और मकसद के बीच कोई तालमेल है और क्या रोक जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा आज़ादी 301, संसद की रोक 302, भेदभाव पर मनाही 303 और राज्यों की शर्तों के साथ रोक 304। अब आर्टिकल 305 की बात करते हैं। ये कुछ मौजूदा कानूनों और राज्य के एकाधिकार यानी स्टेट मोनोपोलीज वाले कानूनों को बचाता है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये आर्टिकल 301 की आज़ादी को कमजोर करता है? ये थोड़ा पेचीदा लगता है, पर इसका मकसद व्यवस्था में निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना है। अच्छा। इसका मतलब है कि वो कानून जो संविधान लागू होने से पहले से चले आ रहे थे, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले, और व्यापार से जुड़े थे, वो आर्टिकल 301 और 303 के बावजूद भी लागू रहेंगे जब तक कि राष्ट्रपति कोई खास आदेश न दें। पुराने कानून चलते रहेंगे। हाँ, और इसके अलावा ये उन कानूनों को भी बचाता है जो राज्य को किसी खास व्यापार, धंधे, उद्योग या सेवा में पूरी तरह या हिस्सेदारी में एकाधिकार देते हैं। यानी सिर्फ राज्य ही वो काम कर सकता है, आम नागरिक नहीं। जैसे सरकारी बसें या शराब का व्यापार? बिल्कुल।
ये खासकर उन कानूनों पर लागू होता है जो संविधान के चौथे संशोधन 1955 से पहले बने थे, और जैसा कि आर्टिकल 19(6) के बी में भी जिक्र है। तो आर्टिकल 305 कहता है कि अगर राज्य ने ऐसा कोई एकाधिकार कानून बनाया है तो उसे सिर्फ इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो आर्टिकल 301 की व्यापार की आज़ादी के खिलाफ है। तो ये राज्य को नीति बनाने की आज़ादी देता है। हाँ, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ राज्य मानते हैं कि सरकारी नियंत्रण या एकाधिकार जनता के हित में जरूरी है। दिलचस्प है। ये दिखाता है कि संविधान ने पुरानी व्यवस्थाओं और नई आज़ादी के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे स्रोत में आर्टिकल 306 का भी जिक्र है, जिसे 1956 में 7वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था। ये क्या था और इसे क्यों हटाया गया होगा? हाँ, आर्टिकल 306 एक तरह की अस्थायी व्यवस्था थी। ये उन राज्यों के लिए था जो पहले रियासतें थीं और जिन्हें संविधान की पहली अनुसूची के भाग ख में रखा गया था। पार्ट बी स्टेट्स। हाँ, पार्ट बी स्टेट्स। ये आर्टिकल उन्हें संविधान लागू होने के बाद अगले 10 साल तक राष्ट्रपति की इजाजत से व्यापार और लेन देन पर वैसी ही पाबंदियां लगाने की ताकत देता था जैसी वो संविधान लागू होने से ठीक पहले लगा सकते थे। अच्छा, एक तरह की छूट थी उनको। हाँ, एक संक्रमणकालीन छूट। इसे 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 7वें संशोधन के साथ हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? ऐसा शायद इसलिए किया गया क्योंकि तब तक राज्यों का पुनर्गठन हो चुका था और पूरे देश में प्रशासनिक और कानूनी एकरूपता लाने की जरूरत महसूस की गई। उन खास रियायतों को खत्म करना जरूरी था ताकि सब राज्य बराबर हों। बिल्कुल। इससे सभी राज्यों को भारतीय संघ में एक बराबर स्तर पर लाने में मदद मिली। ठीक है, यानी वो एक पुरानी कड़ी थी जिसे हटा दिया गया। हाँ। और अब आखिर में आर्टिकल 307 ये संसद को शक्ति देता है कि वो आर्टिकल 301 से 304 तक के नियमों को लागू करवाने के लिए अगर जरूरत समझे तो कोई प्राधिकरण यानी कोई अथॉरिटी, कोई संस्था या एजेंसी बना सकती है। जी। तो इसका क्या मतलब है? क्या ऐसी कोई एजेंसी बनाई गई है? ये एक तरह का इनेबलिंग प्रोविजन है। मतलब ये भविष्य की जरूरत के लिए एक रास्ता खोलता है। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले जानते थे कि ये सारे नियम, आज़ादी, रोक, लोकहित, भेदभाव न करना काफी जटिल हैं। और इनकी निगरानी करने और इन्हें सही ढंग से लागू करवाने के लिए शायद एक खास सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने संसद को ये अधिकार दे दिया कि जरूरत महसूस होने पर वो ऐसी कोई अथॉरिटी बना सकती है और उसे जरूरी ताकतें और जिम्मेदारियां सौंप सकती है। पर क्या कोई बनी है ऐसी अथॉरिटी? जहां तक मेरी जानकारी है, आज तक इस आर्टिकल 307 के तहत खास तौर पर कोई स्थायी अंतर्राज्य व्यापार प्राधिकरण जैसी संस्था नहीं बनाई गई है। अक्सर इन मामलों और विवादों को अदालतें या सरकार के मौजूदा विभाग ही सुलझाते हैं। अच्छा। लेकिन ये प्रावधान संविधान में एक विकल्प के तौर पर मौजूद है। अगर भविष्य में जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो भारतीय संविधान देश के भीतर व्यापार और लेन देन की आज़ादी की गारंटी देता है। ये आर्टिकल 301 का मूल मंत्र है। हाँ, यह आधार है। लेकिन ये कोई खुली छूट नहीं है। ये आज़ादी असीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। जनता के भले यानी लोकहित के नाम पर संसद आर्टिकल 302 के तहत और कुछ शर्तों के साथ राज्य सरकारें भी आर्टिकल 304(b) के तहत इस पर वाजिब रोक लगा सकती हैं। हाँ, पर राज्यों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी है। और इसका मूल सिद्धांत है राज्यों के बीच भेदभाव को रोकना, आर्टिकल 303, और पूरे भारत को एक सिंगल मार्केट बनाए रखना। जी। राज्य बाहर से आने वाले माल पर टैक्स लगा सकते हैं पर अपने यहाँ बनने वाले माल से अलग बर्ताव नहीं कर सकते, आर्टिकल 304 का। हाँ, बराबरी जरूरी है। और हाँ, कुछ पुराने कानून और राज्यों के अपने व्यापार मतलब एकाधिकार भी सुरक्षित रखे गए हैं, आर्टिकल 305। बिल्कुल सही कहा। ये आज़ादी और जरूरी नियंत्रण के बीच एक बहुत सोच समझकर बनाया गया संतुलन है। संतुलन ही कुंजी है। हाँ, संविधान बनाने वाले चाहते थे कि व्यापार बढ़े, राज्यों के बीच रुकावटें ना हो ताकि देश तरक्की करे, लेकिन साथ ही वो ये भी पक्का करना चाहते थे कि देश का हित और आम जनता का भला सबसे ऊपर रहे। इन सभी आर्टिकल्स का मकसद यही है कि नियम ऐसे बने जो राष्ट्रीय ज़रूरतें और स्थानीय हालात दोनों का ध्यान रखें, बिना किसी राज्य को गलत फायदा पहुंचाए या व्यापार में फालतू की अड़चनें डालें। इसे हम सहकारी संघवाद का एक पहलू भी कह सकते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं एक साझा लक्ष्य के लिए।
आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि व्यापार की आज़ादी सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये एक संवैधानिक हक है। जी बिल्कुल। और इस हक की अपनी सीमाएं और संतुलन हैं, जिन्हें समझना हमारे देश के आर्थिक और कानूनी ढांचे को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ व्यापारियों या कंपनियों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब आम नागरिकों के लिए मायने रखता है। ता पर असर डालता है। सही कहा। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। संविधान ने लोकहित और युक्तियुक्त निर्बंधन मतलब वाजिब रोक जैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं। ये शब्द पत्थर की लकीर नहीं है। समय और समाज के बदलने के साथ इनकी व्याख्या, इनका मतलब भी बदल सकता है। जैसे जैसे हमारा समाज, हमारी टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था बदल रही है, क्या लोकहित की परिभाषा भी बदल रही है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, सोचिए, क्या आज के दौर में डेटा प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा या क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे लोकहित के तहत व्यापार पर नई तरह की पाबंदियों का आधार बन सकते हैं? जो शायद 70 साल पहले सोचे भी नहीं गए थे। बिल्कुल। और अगर हाँ, तो ये बदलाव भविष्य में व्यापार की आज़ादी पर लगने वाली रोक को कैसे शक्ल देगा? इस पर सोचना हमें आने वाले वक्त की चुनौतियों और संभावनाओं को बेहतर समझने में मदद कर सकता है।